नमस्कार, समाचारों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज शाम थम जाएगा चुनाव प्रचार का शोर। शुक्रवार को 13 राज्यों की 88 सीट पर डाले जाएंगे वोट। तीसरे चरण के चुनाव प्रचार ने पकड़ी रफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश में करेंगे ताबड़तोड़ जनसभाएं। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में भी करेंगे चुनावी रैली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज वाराणसी में भाजपा के चुनाव कार्यालय का करेंगे शुभारंभ। केरल और महाराष्ट्र में भी करेंगे चुनावी सभाएं। वहीं जेपी नड्डा बिहार में देंगे चुनाव प्रचार को धार। तीसरे चरण के लिए विपक्ष का भी धुआंधार प्रचार जारी। उड़ीसा के मुख्यमंत्री राज्य के लोगों से मांगेंगे वोट। वहीं वीआरएस अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के मिर्यालागुडा में ठोकेंगे ताक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के उत्तराखंड दौरे का आज अंतिम दिन। देहरादून में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में भारतीय वन सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के दीक्षांत समारोह में लेंगी भाग। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर ईडी से मांगा जवाब। शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में दी थी चुनौती। सुनवाई आज। देश भर में आज मनाया जा रहा है पंचायती राज दिवस। विज्ञान भवन में विशेष कार्यक्रम। संस्थाओं के महत्व को स्वीकार करने और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए समर्पित है ये दिन। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में पारित होने के बाद सीनेट में $95 अरब की सहायता वाले बिल पर वोटिंग। कानून में यूक्रेन, इजरायल और ताइवान को आर्थिक सहायता देने का है प्रावधान। इंडियन प्रीमियर लीग में आज होने वाले मैच में गुजरात टाइटंस का सामना दिल्ली कैपिटल्स से। वहीं कल खेले गए मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को हराया। आइए सबसे पहले बात करते हैं 24 की चुनौती की। देश की 88 लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण के तहत मतदान 26 अप्रैल को होगा और इससे पहले आज शाम 6 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 लोकसभा सीटों पर होना है। असम, बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर वे 13 राज्य होंगे जहां दूसरे चरण में वोटिंग होनी है। दूसरे चरण में खास चर्चा केरल की वायनाड सीट की है जहां से कांग्रेस नेता राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा ओम बिरला, भूपेश बघेल, हेमा मालिनी, अरुण गोविल, शशि थरूर और राजीव चंद्रशेखर की सीटों पर भी दूसरे चरण में मतदान होना है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। इसके साथ ही तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार भी जोर पकड़ चुका है। सभी दलों ने मतदाताओं को लुभाने में पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। पीएम मोदी आज छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जनसभा को संबोधित करेंगे।
प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ में सरगुजा जिले के अंबिकापुर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद मध्य प्रदेश के सागर और बैतूल क्षेत्रों में पीएम की जनसभा होगी। साथ ही भोपाल में प्रधानमंत्री के रोड शो का भी कार्यक्रम है। भाजपा के स्टार प्रचारक अमित शाह आज केरल, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार करेंगे। अमित शाह अपने चुनावी कार्यक्रम की शुरुआत केरल की आलपुझा लोकसभा सीट से करेंगे, जहां वो एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। अमित शाह महाराष्ट्र के अमरावती में पार्टी उम्मीदवार नवनीत राणा के समर्थन में एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। शाम को अमित शाह उत्तर प्रदेश के वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र में भाजपा के चुनावी कार्यालय का भी उद्घाटन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बिहार के खगड़िया जिले में गोगरी जमालपुर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। बिहार की खगड़िया लोकसभा सीट पर तीसरे चरण में चुनाव होना है और इसके मद्देनजर जेपी नड्डा भारी मतों से एनडीए को जीत दिलाने की अपील करेंगे। बीजेडी अध्यक्ष और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक आज उड़ीसा के हिंजली विधानसभा क्षेत्र में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। गौरतलब है कि उड़ीसा में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव साथ साथ हो रहे हैं। राज्य में मुख्य मुकाबला बीजेडी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। वहीं तेलंगाना में वीआरएस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव राज्य के मिर्यालगुड्डा में आज एक चुनावी जनसभा करेंगे और मतदाताओं से अपने दल के पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगे। जम्मू सीट भाजपा कांग्रेस के लिए नाक का सवाल बन गई है। जम्मू से भाजपा के जुगल किशोर चुनावी मैदान में हैं, तो कांग्रेस से रमन भल्ला किस्मत आजमा रहे हैं। क्या कहते हैं जम्मू के राजनीतिक समीकरण, देखिए जम्मू की चुनावी जमीन से संवाददाता रमा त्यागी की एक खास रिपोर्ट। मंदिरों के शहर जम्मू संसदीय सीट पर हमेशा भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबला होता आया है। फिलहाल यहां पर भाजपा का कब्जा है। ये सीट कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी, लेकिन अब यहां भाजपा का दबदबा देखने को मिल रहा है। फिलहाल भाजपा के जुगल किशोर यहां से सांसद हैं। 2014 के चुनाव में भी उन्होंने जीत हासिल की थी। ये निर्वाचन क्षेत्र जम्मू और कश्मीर के 22 जिलों में से 5 भौगोलिक स्थानों को कवर करता है। परिसीमन के बाद इसमें 18 सीटें आती हैं। पिछले 2 चुनाव से जीत दर्ज करते आ रहे जुगल किशोर ने भाजपा सरकार के पिछले 10 साल के कार्यों और प्रदेश में अनुच्छेद 370 खत्म करने के बाद विकास और शांति के प्रयासों को लेकर अपनी जीत का दावा किया है। दिल जीतने के लिए कौन कौन से मुद्दे आप लोगों के बीच में ले जा रहे हैं, किस तरह से विश्वास हासिल करें? सबसे पहले तो धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में चहुमुखी विकास हो रहा है। एक एम्स जम्मू और एक एम्स श्रीनगर में, और जहां पर शिक्षा को मद्देनजर रखते हुए शिक्षा के कई आधारे जो है IIM हो, IIT हो या नेशनल हाईवे हो। कांग्रेस का कहना है कि हमने यहाँ पर जो प्रोजेक्ट शुरू किए आप ही लोगों ने, अब उन्हीं लोग उसी पर आप क्रेडिट लेना चाहते हैं, आपका क्या कहना? मुझे ये बता दे कांग्रेस के कब इन्होंने IIM के बारे में सोचा था। मुझे ये बता दे कांग्रेस कब इन्होंने एम्स के बारे में बात की थी। मुझे ये बता दे कांग्रेस कब इन्होंने जम्मू से लेकर अखनूर और अखनूर से पुंछ तक का नेशनल हाईवे बनाने का सपना भी देखा था। अरे ये बड़े सपने नहीं देख सकते। इनके पास अपने परिवार और पार्टी के लिए ही काम करने की नीयत है। इन्होंने कभी समाज के बारे में नहीं सोचा। वहीं 2019 के चुनाव में जुगल किशोर के हाथों कांग्रेस के रमन भल्ला को भले ही मात मिली थी, लेकिन एक बार फिर से पार्टी ने उन पर ही भरोसा जताया है और दोबारा यहां से टिकट दिया है। रमन भल्ला ने कहा कि भाजपा की नीतियों से जनता गुस्से में है और इस बार आवाम का विश्वास उन्हें मिलेगा। जी, किन वादों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? बेसिक मुद्दे जो हैं जिसमें भाजपा ने अनदेखी की और जन विरोधी नीतियां जम्मू कश्मीर में थोपी गई, जिसके लिए जम्मू तैयार नहीं था, उसमें मेन मुद्दा लें तो हमारी रियासत का दर्जा छीना गया। और बेसिक महंगाई का मुद्दा है। यहाँ पे रिक्रूटमेंट स्कैम है। 2014 के बाद नौकरी कहीं नहीं लगी। कोरोना के बाद इकोनॉमिकली सारी सेक्शनें वीक हो गई। हमारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर बैठ गया। टूरिज्म पोटेंशियल इसमें काफी था, जिसमें लगता है कि जम्मू टूरिज्म के लिहाज से
कोई डेस्टिनेशन सेंटर ये लोग नहीं बना पाए। चुनावी लड़ाई किस तरह से देखते हैं? इस बार भी आपके पुराने प्रतिद्वंदी ही आपके सामने चुनावी मैदान में है। वो पुराने मोदी उस वक्त रियासत नहीं तोड़ी थी, अब वो कहीं पे दिखाई नहीं देंगे। भाजपा और कांग्रेस उम्मीदवारों के अलावा इस सीट पर 22 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। गौरतलब है कि जम्मू लोकसभा सीट के अंतर्गत 18 विधानसभा सीटें आती हैं। वहीं इस लोकसभा क्षेत्र में कुल 17,80,000 से ज्यादा मतदाता हैं, जिनमें 9,21,000 से ज्यादा पुरुष जबकि 8,60,000 से ज्यादा महिला मतदाता हैं। इसके अलावा 28 ट्रांसजेंडर मतदाता भी हैं। वहीं 18 से 19 वर्ष की आयु के 66,378 मतदाता पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उधर इस सीट के लिए 2,416 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 1,750 ग्रामीण और 666 शहरी क्षेत्रों में स्थापित किए गए हैं। मुद्दों के शोर में तमाम प्रत्याशी लगा रहे हैं अपना जोर। सवाल यही है कि क्या बीजेपी लगाएगी अपनी हैट्रिक या फिर कांग्रेस फिर से पा जाएगी अपनी खोई हुई जमीन। और इस सवाल ने बना दिया है इस चुनाव को बेहद दिलचस्प। कैमरामैन अनिकेत दुबे के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज, जम्मू। तो इन हॉट सीट्स पर है कांटे का मुकाबला। फतेहपुर सीकरी सीट पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के राजकुमार चाहर ने बड़े अंतर से जीत हासिल की थी और इस बार फिर से बीजेपी ने राजकुमार चाहर को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी उम्मीदवार से संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने की खास बातचीत। राजकुमार चाहर जी हमारे साथ हैं, फतेहपुर सीकरी से बीजेपी उम्मीदवार आप फिर हैं, सांसद हैं। किस तरह से देख रहे हैं अपने लोकसभा क्षेत्र में चुनौतियों को? आप देख ही रहे हैं। देखिए, चुनौती तो किसी प्रकार की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि और आम जनता ये पूरी ताकत के साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्साहित है और ज़बरदस्त तरीके से गांव-गांव जाकर लोगों में एक उमंग का माहौल है। और मैं ये कह सकता हूं कि पिछली बार जो लगभग 5 लाख वोटों से जीत उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जीत हुई थी, इस बार ये जीत और बढ़ी जाएगी। क्या मुद्दे लेके जा रहे हैं आप जनता के बीच? देखिए, किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी की सरकार ने बड़े व्यापक काम किए हैं। उत्तर प्रदेश में भी किसानों को ट्यूबवेल को भी जो पैसा लगता था वो भी फ्री करने का काम किया है। यूपी में नलकूपों के लिए अलग बिजली देने का काम किया है। पीएम किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, ड्रिप एरीगेशन, अपने जो रेल भी चलाई उसके लिए। आज आप देखिए, मोदी जी ने 4,000 करोड़ की योजना से हर घर को नल और हर घर को नल से मिलेगा गंगा जल, इतनी बड़ी योजना दी है, तो एक बड़ा ऐतिहासिक काम हुआ है। जयंत चौधरी इस बार साथ हैं आपके, सपा बसपा अलग लड़ रही है, तो किस तरह से समीकरण देख रहे हैं जयंत चौधरी के साथ आने से और बसपा का भी यहाँ उम्मीदवार? निश्चित रूप से जयंत चौधरी जी चौधरी चरण सिंह जी के पौत्र हैं और चौधरी अजीत सिंह जी के बेटे हैं। जयंत जी का अपना एक बड़ा प्रभाव है और चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायी गांव-गांव घर-घर हैं। चौधरी चरण सिंह जी को मोदी जी ने भारत रत्न के लिए भी सम्मानित किया। आज पूरे देश का किसान खुश है और मैं ये कह सकता हूं कि राष्ट्रीय लोकदल, निषाद पार्टी, अन्य पार्टियों के सहयोग के कारण आज और मजबूती से हम लोग आगे बढ़ेंगे। पिछली बार की जीत का रिकॉर्ड इस बार जनता तोड़ेगी। राजकुमार चाहर ये भरोसा जता रहे हैं जीत का। अब फतेहपुर सीकरी से चुनाव लड़ रहे हैं। कैमरामैन कमलेश के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, फतेहपुर सीकरी। और फतेहपुर सीकरी से कांग्रेस सपा गठबंधन ने रामनाथ सिकरवार को उम्मीदवार बनाया है। रामनाथ सिकरवार किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच हैं, हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने की उनसे खास बातचीत। फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पर तीसरे चरण में मतदान होना है। हमारे साथ मौजूद हैं फतेहपुर सीकरी के कांग्रेस प्रत्याशी रामनाथ सिंह सिकरवार जी। रामनाथ जी, किन मुद्दों को उठा रहे हैं आप फतेहपुर सीकरी में? जो समाज के अंदर हर वर्ग का जो शोषण हो रहा है, शोषण से इनको मुक्ति कैसे दिलाया जाए। फतेहपुर में आप किन मुद्दों पर जनता से वोट मांग रहे हैं? कुछ स्थानीय मुद्दे भी आप उठा रहे होंगे, क्या कह रहे हैं जनता को आप? एजुकेशन इज द बैकबोन ऑफ द कंट्री। शिक्षा हमारी रीढ़ की हड्डी है, हमारे देश की, हर देश की रीढ़ की हड्डी है। आज के जो लीडर्स हैं, अधिकारी हैं, इनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं कॉन्वेंट स्कूल में, लेकिन जो आम जनता के बच्चे हैं गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूल आज मजदूर बनाने की फैक्ट्री बन गए हैं। उनको केवल दलिया तक सीमित रख दिया गया है, बाकी एजुकेशन नील कर दिया है। जब एजुकेशन नहीं होगा
तो बच्चों का IQ लेवल नहीं बढ़ेगा, अच्छे बुरे की समझ नहीं होगी, इसलिए देश के अंदर अपराध बढ़ रहे हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी शिक्षा को दी जाएगी। सिंह सिकरवार है हमारे साथ, फतेहपुर सीकरी से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने, हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन किया है। तीसरे चरण में इस लोकसभा सीट पर मतदान होना है। बहुत बड़े अंतर से बीजेपी ने पिछले चुनाव में ये सीट जीती थी, 5 लाख से ज़्यादा मतों से सीट जीती थी। तो ऐसे में बहुत एक तरह से सभी की निगाहें होंगी कि क्या रहने वाला है यहाँ का नतीजा जब 4 जून को नतीजे आएंगे। फिलहाल रामनाथ सिंह सिकरवार अपने मुद्दों को गिनाते हुए, प्राथमिकता को गिनाते हुए, इंडी गठबंधन यानी जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है उसके उम्मीदवार हैं फतेहपुर सीकरी से। कैमरामैन कमलेश के साथ शैलेंद्र मिश्र, DD न्यूज, फतेहपुर सीकरी। और लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए कई दिग्गज चुनावी मैदान में हैं, जिसमें भाजपा से लेकर कांग्रेस के बड़े दिग्गजों की किस्मत का फैसला होगा। इन नामों को अगर हम देखें तो आपको बताएं कि कौन से वो बड़े नाम और बड़े चेहरे हैं जिनका फैसला होगा। तो यदुवीर कृष्णदत्त वाडियार, मैसूर के महाराजा, मैसूर कर्नाटक से बीजेपी की ताल ठोकेंगे। तो वहीं स्टार उम्मीदवारों में तेजस्वी सूर्या अध्यक्ष भाजयुमो बीजेपी बेंगलुरु दक्षिण कर्नाटक से अपनी उम्मीदवारी पेश करेंगे हैं। और वहीं केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे भी बेंगलुरु उत्तर से मैदान में हैं। बीजेपी के सुरेश गोपी त्रिशूर केरल, बेहद लोकप्रिय अभिनेता। अनिल के एंटनी, कांग्रेस नेता ए के एंटनी के बेटे पथममिट्ठा केरल से ताल ठोकेंगे। तो वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री वी मुरलीधरन अटिंगल केरल से चुनावी मैदान में हैं। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर तिरुवनंतपुरम केरल से चुनावी मैदान में हैं। प्रदेश अध्यक्ष भाजपा केरल के सुरेंद्रन का किस्मत का फैसला भी इस चरण में होगा, वायनाड केरल से। और खजुराहो मध्य प्रदेश की सीट से विष्णुदत्त शर्मा प्रदेश अध्यक्ष भाजपा मध्य प्रदेश चुनावी मैदान में। नवनीत कौर राणा सांसद है अमरावती महाराष्ट्र से ये चुनावी मैदान में। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर राजस्थान से ताल ठोक रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी बाड़मेर राजस्थान। स्टार उम्मीदवारों की लिस्ट में एक और नाम शामिल है, ओम बिड़ला लोकसभा अध्यक्ष जो कोटा राजस्थान से चुनावी मैदान में है। कांटे की टक्कर इस सीट पर। दुष्यंत सिंह सांसद झालावाड़ बारा राजस्थान से। और प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के राजस्थान से चंद्रप्रकाश जोशी चित्तौड़गढ़ राजस्थान से चुनावी मैदान में। अरुण गोविल मशहूर अभिनेता रामचंद्र जी मेरठ उत्तर प्रदेश से अपनी चुनावी पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो वहीं सांसद और मशहूर अभिनेत्री हेमा मालिनी मथुराज उत्तर प्रदेश से इस दूसरे चरण की स्टार उम्मीदवारों में शामिल। डॉक्टर महेश शर्मा पूर्व केंद्रीय मंत्री गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश से बीजेपी की उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं। सुकांत मंजुमदार प्रदेश अध्यक्ष भाजपा पश्चिम बंगाल बीजेपी की तरफ से बालूरघाट पश्चिम बंगाल। और वायनाड सीट केरल से पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस के राहुल गांधी चुनौती पेश कर रहे हैं। तारिक अनवर पूर्व केंद्रीय मंत्री कटिहार बिहार से कांग्रेस की दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो वहीं भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से चुनावी मैदान में। और बेंगलुरु ग्रामीण कर्नाटक में कांग्रेस के मौजूदा सांसद DK सुरेश मैदान में। KC वेणुगोपाल महासचिव कांग्रेस के आलपुझा केरल से चुनावी मैदान में हैं। और कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर तिरुवनंतपुरम केरल में चुनावी ताल ठोकते नजर आएंगे। ये वो स्टार कैंडिडेट्स जिनकी किस्मत का फैसला। वैभव गहलोत राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र भी इस बार हैं चुनावी मैदान में। भीलवाड़ा राजस्थान से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष राजस्थान के CP जोशी अपनी ताल ठोकेंगे। राहुल गांधी वायनाड केरल से पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस के
निर्दलीय के रूप में इस बार पप्पू यादव हैं, पूर्व सांसद रह चुके हैं, पूर्णिया बिहार से चुनावी मैदान में है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री मांड्या कर्नाटक से एचडी कुमारस्वामी स्टार उम्मीदवार। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के उत्तराखंड दौरे का आज अंतिम दिन है। राष्ट्रपति आज देहरादून में भारतीय वन सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। इससे पहले कल राष्ट्रपति एम्स ऋषिकेश के चौथे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है। देश ने पंचायती राज के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है और इस व्यवस्था का इतिहास क्या रहा है और वर्तमान में क्या स्थिति है, आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत गांवों में बसता है। गांवों में बसने वाले भारत की जनता के सपनों को पूरा करने में देश की पंचायती राज व्यवस्था अहम योगदान कर रही है। सत्ता का विकेंद्रीकरण कर गांव की जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में पंचायती राज व्यवस्था ने अहम भूमिका निभाई है। सबसे पहले 1956 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने देश में पंचायती राज को लागू करने के स्वरूप पर बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया, जिन्होंने 1957 में पेश की गई अपनी रिपोर्ट में देश में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था की सिफारिश की। इस व्यवस्था के 3 स्तर थे: जिला स्तर पर जिला परिषद, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। इस व्यवस्था को सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया। 1989 में भारतीय संविधान में 64वें संशोधन के द्वारा एक नया अध्याय जोड़कर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिलाया गया। इसके बाद 1992 में संविधान में 73वां संशोधन कर सत्ता और शक्ति का विकेंद्रीकरण कर इसे ग्रामीण स्तर तक लाया गया। 2014 के बाद से केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं को सर्वोत्तम तरीके से समर्थन देने के अपने प्रयासों में और तेजी की है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि पंचायती राज के मूल उद्देश्यों को सही मायने में हासिल किया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने ग्रामीण क्षेत्रों के विभिन्न बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं और विकासात्मक गतिविधियों का समर्थन करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय संसाधनों के आवंटन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के तौर पर हासिल किया है। 2014 के पहले पंचायतों के लिए वित्त आयोग का अनुदान 70,000 करोड़ रुपए से भी कम था। 2014 के बाद पंचायतों को मिलने वाला ये अनुदान 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ने की गारंटी दी थी, जिसके तहत अब तक भारत नेट के अंतर्गत 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ा गया है। इस वर्ष का राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस एक विशेष महत्व रखता है, क्योंकि हम भारत में पंचायती राज के 31 वर्ष पूर्ण होने का उत्सव मना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।